Jai Hind everyone. FCAT 2026 conducted on 8th of August 2026 and today, that is 11th of August 2026, FCAT has released the official answer key, that is official response sheet of candidates, and I suppose that most of you have already matched the answer keys and calculated your respective marks. Now the most demanding question of this hour is, what is the cutoff of FCAT 2026? तो एफकेट की कट ऑफ से पहले हम थोड़ा सा पेपर के एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ को देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहली बात तो हम बात करें कि हमारा जो पेपर पैटर्न था वो जैसा आता है वैसा ही था, पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं था। पिछली बार हमने देखा कि जो रीजनिंग के आपके क्वेश्चन थे वो जो है थोड़े ऊल-जलूल क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सर्कुलर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कुछ भी लॉजिक लग जा रहा था। इस बार ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पेपर पैटर्न है, वो एकदम एग्ज़ैक्ट था, उसमें कोई चेंज नहीं था। आपके 30 सवाल इंग्लिश पे से पूछे गए, बाकी 25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे गए, 25 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए और 20 क्वेश्चन आपके जैसे आपके आते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का लेवल कैसा था। तो इंग्लिश जैसी अभी तक आती थी वैसे ही इस बार आई है। इस बार थोड़ा-सा चेंज कह सकते हैं कि जो वोकैब के क्वेश्चन पूछे गए जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसमें क्या हुआ था कि ना उसके जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे, यानी कि 2 ऑप्शन बहुत ही पास-पास के दिए थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश स्लाइटली मॉडरेट था। स्लाइटली मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा-सा मॉडरेट से हार्ड की तरफ टेंड कर रहा था। यानी कि इंग्लिश जैसा था वैसे ही था, जैसा आता है। बस इस बार ऑप्शंस थोड़े से कन्फ्यूजिंग थे। बाकी जीएस जीएस मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी आसान है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे और जो एटलीस्ट एफकेट की जीएस के लिए कोई नहीं पढ़ता है, कम से कम 5 सवाल दोनों शिफ्ट में 5 सवाल इसमें, 5 सवाल उसमें, ऐसे थे जो यूनिक थे, जो पहली बार आए थे। और कह सकते हैं कि वो सीडीएस के लेवल तक के क्वेश्चन थे। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत हलवा आया था, ये है, वो ठीक है, वो आया था। एक एक्सरसाइज आई थी लेमेट्री, उसमें 2 स्टेटमेंट गिवन थी। सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो तो ईज़ी थी, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट की कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में आप ना फँसें। बाकी देखिए, एग्ज़ाम के प्रेशर टाइम में 2 स्टेटमेंट पढ़ना और वो चीज़ें क्लिक करना वो अलग बात है। अपने ऑफ़िस रूम में बैठ के घर पे उस चीज़ को डिस्कस करना वो अलग बात है। अब जैसे इंग्लिश में ही कई क्वेश्चन आए थे। एक होमोनाइम्स का क्वेश्चन आया था जिसमें बेयर और बेयर करके कुछ था। तो आप देखेंगे कि बड़ा कन्फ्यूजिंग था। आप स्ट्रेस के समय में थोड़ी गलतियाँ कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मुझे लगता है मैथमेटिक्स इस बार सबसे ज़्यादा अगर आसान कुछ आया है, तो वो मैथमेटिक्स था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे। बाकी मोर देन कह सकते हैं 80% क्वेश्चन जो थे, वो काफ़ी ईज़ी लेवल के थे। यानी कि 1-2 क्वेश्चन बस मॉडरेट था, बाकी ईज़ी था। और जो क्वेश्चन मैं मॉडरेट की बात कर रहा होता वो इन द सेंस कि टाइम कंज्यूमिंग था। बाकी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग पिछले जो आई थी पिछली बार तो इन्होंने उल-जलूल पूछ के उसको थोड़ा कठिन कर दिया था। इस बार वो क्वेश्चन ईज़ी थे, बस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ईज़िली बन जाते थे, अब उसमें थोड़ा-सा कई फैक्टर लगा के सोचना पड़ रहा था कि डायरेक्ट उनकी प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन है या उनके अपोजिट वर्ड से है, मतलब थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना था। यानी कि डायरेक्ट अब चीज़ें नहीं बन रही थी। एक तो इन्होंने पिछली बार से भी एक इंट्रोड्यूस कर दिया है कि 2 बता रहे हैं फिर 3 मिलान करना है ना, मैच द फॉलोइंग करके। तो इस बार की जो थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी, इसलिए मैं कहूँगा कि रीज़निंग तो थी वो मॉडरेट टू हार्ड को टेंड कर रही थी। ठीक है, एज़ यू नो दैट इस बार 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, क्यों? क्योंकि इस बार वैकेंसी भी थोड़ी बढ़ी है और इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 60% का क्राइटेरिया बाबू हटा दिया है। पहले क्या होता था, एफकेट के एग्ज़ाम में वही लोग अपीयर होते थे या एलिजिबल वही थे जिनका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है। लेकिन अब वो क्राइटेरिया हट गया, तो अब आप कुछ भी ग्रेजुएशन में किए रहे, एनी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये सिंपल स्टेटमेंट, तो इसलिए थोड़ी से एप्लीकेंट भी ज्यादा बढ़े। सिर्फ 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, तो जिसमें देखा जाता है कि बाबू जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, इस फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी-सी कंपैरेटिवली ईज़ी थी आपकी सेकंड शिफ्ट से। यानी कि जो आपका बाबू फर्स्ट शिफ्ट था और जो सेकंड शिफ्ट था, इसमें सेकंड शिफ्ट जो है वो ज़्यादा था। यानी कि जो सेकंड शिफ्ट वाले के नंबर
आ रहे होंगे, उसमें थोड़ा-सा इंक्रीमेंट होगा और फर्स्ट शिफ्ट वाले में से थोड़ा-सा नंबर कटेगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मान के चलिए 5 नंबर या 7 नंबर की ही बात होगी, बस इतना ही अंतर है। अब पिछली बार आपको पता है, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी बाबू, वो गई थी 110 यानी कि 110 नंबर। तो इस बार की कट ऑफ क्या जा रही है? इस बार की कट ऑफ मैं आपको बता सकता हूँ रॉ मार्क्स के आधार पर, बाकी जो होगा नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है एक्सेल, वो उनके ऊपर है। बाकी बहुत ज़्यादा अंतर होगा ही नहीं, क्योंकि पेपर बहुत ही कह सकते हैं कि 19-20 का ही अंतर था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 7-8 नंबर का ही जो है डिफरेंस आएगा दोनों चीज़ों में। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, पिछली बार 10 गई थी, लेकिन इस बार अगर किसी के भी मार्क्स 120 प्लस हैं, यानी कि 125 नंबर से ज़्यादा हैं, तो वो बाबू सेफ है और वो 100% इस बार एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो एफएसबीस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है? और वर्स्ट केस सिनेरियो में 130 चली जाएगी, वो भी जब नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा तो। बाकी अगर किसी का 125 प्लस है, तो 100% आप एएफएसबीस की तैयारी शुरू करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।